हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, ये फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इसमें इसके अंतर्गत दो चैप्टर पढ़ना है। एक है इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड जो हमारा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दोनों को केस में हम लोग देखेंगे, इससे मैक्सिमम मार्क्स कवर करेगा इस बार। ठीक है, दो तरीका से क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। तो हमारा जो मेन थीम होगा वो एनी हाउ कंप्लीट करना इस चैप्टर को पूरा कमांड के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी है क्या, है ना, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपना लाइफ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माने सबसे ज्यादा सुविधाजनक एनर्जी का रूप होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के बारे में बात किया जाए तो दो मेथड होता है। सबसे पहला वो होता है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। ये दो तरीका से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी है क्या, द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखो जैसे ही अगर बात आता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग को समझना होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के मतलब क्या होता है ये बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो सिंपल इसका डेफिनेशन हो जाता है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और I इक्वल टू चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को T से। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज यहाँ पे लिखा गया है तो आप कंसीडर कीजिएगा चार्ज दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ए नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, तो प्रोटॉन के पास, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसमें जो मेन होता है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, तो सेकंड डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट कहते हैं। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन के बहाव को क्यों नहीं करंट कहते हैं, तो कारण क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब कोई भी एलिमेंट के संरचना देखेंगे, जैसे कॉमन एक्टिविटी हम कर सकते हैं, जैसे देखेंगे ये हमारे पास एक कंडक्टर के तौर पे हमने सब छोटा सा सैंपल लिया। ठीक है ना, ये वायर है। ठीक है, अब ये देखो इसमें जो तुमको बाहर से जो रबर वाला पोर्सन दिख रहा है इसको इंसुलेटर कहते हैं, और ये वाला जो दिख रहा है अंदर में मेटल का जो पोर्सन एक कंडक्टर है ना, जैसे छोटा सा एक LED बॉल टाइप के है ना। अब इसको ना कंडक्ट करेंगे तो इसको देखो, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, कंडक्टिंग पावर आता है। तो ये कंडक्ट कैसे करता है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इसी को कहते हैं। ठीक है ना, जो एरिया है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, अब मान लो कि वो कॉपर रहा होगा या आयरन रहे, चाहे एल्युमिनियम लेकर के चलते हैं। ठीक है, कोई भी एल्युमिनियम के बारे में जब बात करते हैं, तो अगर तुम बताओ इसमें एल्युमिनियम से भी तो कंडक्टर बना सकते हैं क्योंकि ये मेटल के अंतर्गत में आता है। जब इसका रचना के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम मैंने बनाया, इसके बाद एक पहला सेल होता है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस कहलाता है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों शामिल है, और बाहर वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सबसे पहले यहाँ पे टर्म आता है, देखो जी लड़का, है ना, इलेक्ट्रॉन आता है। तो समझेंगे इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज, और यही नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस में बाइंडेड फॉर्म में है। ठीक है ना, वो मास नंबर डिटरमाइन करने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली मूव करता है। किस चीज के लिए, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। समझ गए, तो इसीलिए दिस इज द मेन रीजन प्रोटॉन डज नॉट टेक पार्ट इन द फ्लो ऑफ करंट। प्रोटॉन करंट बहाव में नहीं हिस्सा लेता है। अब देखो जैसे ही अब इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना, एटम का छोटा सा हिस्सा होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, और ये फ्रीली घूमते हुए रहता है। ठीक है ना, अपने ऑर्बिट में। और इसमें अगर टाइप्स के बारे में पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के, एक का नाम होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक इलेक्ट्रॉन होता है, और सेकेंड हमारा जो होता है वो होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन,
मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे यही से तुम्हारा क्वेश्चन परीक्षा में कभी कभी दे देता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो याद रखना द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट पोजीशन, मतलब वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में होता है तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब फ्रीली घूमते हुए रहता है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई तुमसे एप्लीकेशन पूछे कि हमारे दैनिक जीवन में क्या है, तो लाइटनिंग होना, ठीक है, लाइटनिंग होना, जो बिजली चमकता है, जो कड़कता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली घूमना, ठीक है ना। अगर देखो कॉमन सी बात है, दुनिया में जितना भी चीज होता है वो मैटर है, कैसे, अगर लेकिन हाँ उसमें ये नहीं कि आई लव यू सो मच, मतलब नहीं, वो मैटर नहीं है, कितना, सो मच, ठीक है, उसमें नहीं आ जाएगा। कारण क्या होता है, क्योंकि वो सब ना हमारा दिस इज टू हॉट, वो सब हॉट नहीं, ठीक है ना, दिस इज टू हॉट, वो ज्यादा गर्म है। तो अब कहने का सेंस क्या, कितना गर्म है, 5 किलो गर्म है, 6 किलो गर्म है, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो मैटर के केस में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको क्या बोला जाए कि ये मार्कर के बारे में कुछ ना कुछ तो इसका वजन जरूर होगा, कोई ना कोई तो एरिया जरूर छेक रहा ही, तो स्पेस ऑक्यूपाई करना और इसमें क्या होना, कुछ मास होना, यही तो मैटर तय करता है। जब मैटर है तो ये किस चीज से बना होगा, एटम से, और एटम है तो इसमें छोटा छोटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कैरी क्यों नहीं करेगा, कारण क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन ना कैरी कर पाने के पीछे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, ठीक है ना, इसलिए मोशन में नहीं आएगा, मतलब मूवमेंट करेगा नहीं। तो करेंट को जो कैरी करेगा वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के कारण लाइटनिंग होता है, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंडक्शन ऑफ करेंट, कंडक्शन ऑफ करेंट, है ना, करेंट के बहाव में मदद करता है, ठीक है ना, ये मेन कारण होता है, ठीक है। सॉरी फॉर द साउंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसमें स्टैटिक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का ये दोनों का ये रोल है, ठीक है। अब देखेंगे इस केस में, इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है। अब देखो, जैसे सबसे पहले इसके बाद जो टर्म आता है वो हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, वो हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर, ये सब छोटा छोटा टर्म है। इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, तो दोज मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यहाँ सिंपल याद रखना, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी या अलाउ करेंट टू पास थ्रू देम, करेंट टू पास, है ना, जिससे करेंट बहेगा उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर, है ना। डज नॉट अलाउ या डू नॉट अलाउ करेंट टू पास, डू नॉट अलाउ करेंट, है ना, करेंट को जब पास नहीं होने देता है तो उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, छोटा छोटा यूनिट। अब यहीं पे ना करेंट का जब यहाँ से I बराबर Q बटा T, यहाँ याद रखना I से क्या है, करेंट हो गया, Q से चार्ज है, T से टाइम होता है। अब यहीं से यूनिट निकाल लेता है, याद रखना इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ करेंट, SI यूनिट ऑफ करेंट जो होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, ठीक है ना। लेकिन तुमसे अगर पूछेगा कि स्मॉलर यूनिट क्या होता है, तब मिली एम्पियर जो हमको बोलते हैं ना, छोटा, है ना, मिली एम्पियर, वो आ जाता है इसके अंतर्गत में। लेकिन ऐसा यूनिट कौन हो गया मेन, तो एम्पियर हो जाता है करंट को। इसको नापा किस से जाता है, एमीटर से, है ना, किस से नापते हैं हम लोग, एमीटर से, ठीक है ना। ये एमीटर क्या करता है, मेजर करने का काम करता है, ठीक है। एक बात याद रखना है, दो चीज के बारे में सुने, एक हाँ एमीटर हो गया, एक और टर्म आता है आगे जब पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, तो वहां पे वोल्ट मीटर के बारे में देखिएगा, ठीक है ना। और कहीं कहीं आप देखेंगे कोई कनेक्शन में ऐसे बना करके सिंबल G लिखा है, जानते हो क्या है, गैल्वेनोमीटर, है ना, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में समझो, तीनों में अंतर क्या होता है ना, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या है। देखो एमीटर का काम होता है करंट को मापना, क्या को मापना, करंट को मेजर कर देना। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। स्टेबलाइजर में देखें ना, वोल्ट मीटर लिखेगा V, है ना, जो हमारा वो मोटर चालू करने वाला जो स्टार्टर होता है उसमें भी देखिएगा, करंट भी बताएगा, वोल्ट मीटर, वोल्टेज वगैरह भी रहता है उसमें, दोनों मेंशन किया रहता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया तो उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, है ना। APD के बारे में बताएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ दर्शाता है, यानी डिफ्लेक्शन शो करेगा किस चीज के, तब परसेंस ऑफ करंट को। ये बताएगा कि कितना करंट बह रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये रिप्रेजेंट करेगा कौन, एमीटर। लेकिन खाली करंट आ रहा है कि नहीं, वहां पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो एक गैल्वेनोमीटर, यानी यहाँ परसेंस ऑफ करंट, ठीक है, परसेंस ऑफ करंट, है ना, करंट के मौजूदगी को रिप्रेजेंट करता है कौन, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेज है इसके बारे में।
अब देखो यहाँ पे सबसे मेन दो टर्म के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अब एक टर्म आता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सेकंड जो यहाँ टर्म आता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये दो टर्म है यहाँ पे समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, ये पूरा बारीकी से समझिएगा। देखो पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ना बोलते हैं तोरा दम है उफरियाल में हमरा से, है ना, तो ये पोटेंशियल जो होता है ना उसका क्षमता होता है, ठीक है ना। जैसे ये कितना वाट का मरकरी है ना, कितना टेम्परेचर तक ये मतलब बर्दाश्त कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल हर चीज का रहता है। अब कोई छोटा बच्चा है वो 10 दिन का जन्म ले रहा हुआ है, उसको बोलो कि 1 पसेरी गेहूं पिसवा करके आओ, जाएगा साहिल, है कि नहीं। तुमको बोलेंगे 1 मन लेकर के जाओ तो, ठीक है ना, तू तो छिटा जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, समझ रहे हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो भी क्षमता के बारे में बताएगा। तो मेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, है ना, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक बिंदु पर ले जाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है ना। जैसे अब देखो ना, तुमको एकदम कॉमन सा एक्टिविटी करके दिखाते हैं। जैसे देखो अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है, यहाँ पे देखो ये बल्ब है, इसका 2 किनारा है, ठीक है ना, ये बल्ब है, ठीक है ना, इसका 2 किनारा है, एक ए साइड वाला और एक ए साइड, है ना, 2 किनारा है। अब इसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, इसका ए बैटरी हमारे पास है ना, बैटरी में डीसी करंट होता है। अब ए मोबाइल का बैटरी है, ठीक है। अब इसको ना हम पूरा कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो अब जो भी वर्क डन करना है, जो भी वर्क जो होगा, ये दोनों तार के जो छोर है, एंड पॉइंट है, वही टर्मिनल पॉइंट तक काम होगा। तो देखो कनेक्शन क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो वर्क डन होगा चार्ज को मूव करेगा, तभी तो ये जाकर के वर्क करेगा, ठीक है ना। अब चार्ज को वहां से मूव करेगा, ठीक है, चार्ज को मूव करेगा, ये वर्क करना शुरू करेगा, ठीक है। देखो ये कहां पे हो रहा है, देखो यहां पे देखना गौर से, कनेक्शन यहां से मैंने किया बैटरी से लेकर के, अब यहां पे देखो, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या होता है कि यानी कि अगर एक एंड से दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, जो चार्ज को मूव कराने में जो काम होगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, ठीक ना। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, अनंत से किसी बिंदु पर। लेकिन सब जो भी काम होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ही काम होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे, इसमें समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, जब यहाँ पे देखना एक अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब चार्ज को मूव कराने में जो काम किया जाता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और यहाँ देखो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और V बराबर फार्मूला क्या होता है ना, वर्क डन, है ना, बटा क्या हो जाएगा बताओ फार्मूला यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे मैंने क्या बताया, अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, यानी कि कौची हो रहा है, चार्ज मूव हो रहा है ना, तो चार्ज को कौची से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। लेकिन क्या बताएगा, बता मैं टाइम कितने किसके रिलेटेड करेगा बताओ। यहाँ पे मेन फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V बराबर W बटा, है ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ठीक है। चार्ज मतलब कोई भी जो काम होता है कितना कूलम चार्ज को मूव कराने में किया जाता है, इसके सेंस में। अब यहाँ पे जैसे हम फॉर्मूला डालते हैं, अब इस केस में ना, जैसे तुमको मान लो कि कोई क्वेश्चन दे देता है, जैसे सपोज दैट तुमको कोई क्वेश्चन दे देता है कि कल जैसे मैंने बता रहा था कि सबसे पहले अगर तुमको सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ, है ना, 50 जूल वर्क इन कैरिंग द 5 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। अभी इस केस में कैसे निकालेंगे, इसको लेकर के हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो जब तुमको इस तरह के सवाल दिया जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सवाल हो जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया वर्क डन बटा चार्ज मूव, वर्क डन बटा चार्ज मूव, है ना। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 दहा के 50, ठीक है ना, यानी 10 वोल्ट के करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर कैसे करते हैं, अभी मैंने बता दिया, वोल्ट मीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर खाली परसेंट शो करेगा करंट के, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, अब यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग को जो क्वेश्चन समझना है, कुछ कुछ सिंबल के बारे में समझना है। देखो जब तुमको इस तरह से सिंबल दिखाया देगा तो ये क्या है?
सेल है, नहीं ये सेल होता है, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। अब देखो इसको बताना, बैटरी है ना, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, रेसिस्टेंस, बिल्कुल ये है रेसिस्टेंस। चलो ये क्या है, बल्ब, वेरी गुड, ये है बल्ब। ये क्या है, कनेक्टिंग वायर, वेरी गुड, कनेक्टिंग वायर। अच्छा ये क्या है, स्विच, कौन सा स्विच, क्लोज स्विच, क्लोज्ड स्विच है ना। और इस क्लोज स्विच को और भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये क्लोज स्विच है। अच्छा ये बताओ, ओपन स्विच, ठीक है ना, डॉट खाली हटा देना है तो कौन सा में आ जाएगा, ओपन स्विच, ओपन स्विच, ठीक है। इसके बाद ये देखना, ऐसे करके दे देते हैं, ये कौन सा, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, और ये क्या है, अमीटर, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल सिंबल होते हैं, है ना, बेसिकली। अच्छा एक और देखो, अगर तुमको इस तरह से दिया जाए, इसका क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना, रिहोस्टेट कहा जाता है इसको, ठीक है ना, रिहोस्टेट कहते हैं या वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये क्या हो गया, ये सब जो हम बता रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल सिंबल है ये सब, ठीक है ना, क्या है, इलेक्ट्रिकल सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सिंबल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल होता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का जो सिंबल है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इतना आई होप यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग को जो डिस्कस करना है, ये सब बेसिक सिंबल है, कुछ कुछ याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में दे देगा आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे ना एक टर्म समझना, इलेक्ट्रिक सर्किट, बिना इलेक्ट्रिक सर्किट के काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं, तो कहा जाता है कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, है ना, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ which consist of electrical appliances, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को कंसिस्ट कर सकता है उसमें कोई भी चीज शामिल हो सकता है, ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत में आ जाता है ना, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आ जाता है। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट ना दो तरह के हो सकता है, याद रखना, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट और सेकेंड जो हमारा आ जाता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सेकेंड जो हमारा आ जाता है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहेंगे, तो वैसा सर्किट जिसमें करंट ना बहेगा, ठीक है ना, पूरा बना करके तैयार कर दो, स्विच वगैरह सब चीज लगा दो, लेकिन करंट उससे पास नहीं, स्विच नहीं ऑन करेंगे तो वो जाकर के चला जाएगा, ठीक है, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में। जब स्विच ऑन नहीं है तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन जब स्विच ऑन हो जाता है पूरा सिस्टम के साथ तो उसको क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखना, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में ही करंट बहता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि अगर एक वो लाइव वायर हम टच कर देंगे तो लाइन क्यों नहीं मारता है, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होता है। बोलता है कि पेड़ पे बैठा हुआ पक्षी सेफ होता है, लेकिन वही जब बांदर वगैरह यानी मंकी वगैरह जैसे ही बैठता है तो वो बर्न क्यों हो जाता है, तो कारण ऐसा नहीं है। जब क्रो बैठता है तो एक ही लाइव वायर पे दोनों पैर उसका रखता है, ठीक है ना, तो सर्किट पूरा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसका पंख है ना पीछे न्यूट्रल वायर को, तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर पूरा बॉडी से कनेक्शन भिड़ा दिया, इसके बाद क्या होता है, जय हिंद, है ना, खत्म हो जाता है उसका कहानी, समझ रहे हो ना। और जैसे मंकी वगैरह का तो उसका तो बानर जैसा पूछ है, तो वो जरूर धरता है लाइव वायर, लेकिन पूछ धर लेता है न्यूट्रल वायर दोनों। तो लाइव और न्यूट्रल धरा तो कनेक्शन पूरा तो भगवान का कनेक्शन धर लिया, समझ गए ना। सो दिस इज द मेन रीजन, है ना, यही कारण होता है वो सेफ नहीं होता, ठीक है। लाइव वायर आप पकड़े हुए झुलवा झूले कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। लाइव वायर को झुलवा झूल जाइए पकड़ करके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्किट जैसे ही पूरा होगा, आपको ग्राउंड से अर्थ ले लेगा, तो अर्थ ले लेगा तो सर्किट पूरा हो गया, सर्किट पूरा हो गया तो फिर तो है ना छिटाना ही है इंसान को, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से मतलब कि जो चेंजेस आता है वो होता है।
ठीक है, तो ये सब क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाकी प्रिपेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो हम लोग को देखना है वो क्या होता है, हाउ डज द करंट फ्लोज इन द वायर। आखिर कोई भी वायर में करंट बहता कैसे, ठीक है ना, आखिर करंट बहाने के पीछे होता क्या है, पहले ये जानना होगा। करंट बहता कैसे है इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले जब भी कोई करंट बहता है कंडक्टर में, उसके लिए कोई ना कोई तो कंडक्टिंग यूनिट होगा, तो वहाँ पे जरूर कंडक्टिंग यूनिट होता है, वो अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैसे होता है, आखिर जब कोई सोर्स से वो नहीं कनेक्टेड होता है तब कैसे काम करता है, और जब वो सोर्स से कनेक्टेड होता है तब वो कैसे काम करता है, दोनों केस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ये सब सिंबल वगैरह देख लेंगे। ठीक है, दोनों केस में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो अभी देखेंगे हम ओम्स लॉ पढ़ाएंगे आपको, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स कौन थे, है ना, ये मौसा के दूर के परिवार थे हमारे। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट जानिएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through conductor is directly proportional to potential difference, ठीक है, ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दिए गए जो कांस्टेंट तापमान है उस पे जो करंट बहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू V, और कह सकते हो V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो ओम्स के द्वारा। ठीक है ना, तो यहां से जो आता है, आज जब तुमको पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो यहीं से फॉर्मूला आ जाता है R बराबर V अपॉन I, है ना। R जहां पे क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है ना, R क्या है, रेसिस्टेंस हो गया, और V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और V बराबर आई आर यहीं आ जाता है। ठीक है, और I जो होता है वो क्या हो गया, करंट हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया जाता है और यहीं कर देता है V बराबर आई आर। ठीक है ना, याद रखना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहीं से ये आता है फॉर्मूला, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, I से करंट हो गया, R से रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटेड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसको आप मतलब वेरीफाई भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल डाटा के जरिए भी, समझ रहे हैं ना। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर तुमसे परीक्षा में पूछ देगा कि राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, माने करंट जो बहेगा कोई भी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर ये डेरिवेशन के फॉर्म में तो इस तरह से आ जाता है। ठीक है ना, ये डेराइव करने का तरीका होता है। अब यहां से देखो ई रेसिस्टेंस है ना, ये रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक। जैसे समाज में इंसान आगे बढ़ेगा ओकर टांग उंग खींचे वाला आ जाता है, उसी तरह से करंट जब बहता है उसमें जो रुकावट पैदा करता है वो रेसिस्टेंस ही होता है। ठीक है ना, तो आगे के वीडियो में हम बताएंगे आपको पूरा रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, आप एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द current flowing through the wire if it carries 100 coulomb of charge for 20 seconds,
ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट में दें। तब तक के लिए बाय।